नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब पोस्ट प्रेफरेंस भरने वाले हैं या आने वाले टाइम में पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे। देखो, आपके मार्क्स कितने भी अच्छे हों, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस गलत भर दिया तो आपको गलत पोस्ट मिल जाएगी। और कई बार क्या होता है, पोस्ट प्रेफरेंस जब आती है तो अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस ना भरें, चाहे आपकी रैंक 1 बन रही हो तब तक के लिए, तो भी आपको कोई पोस्ट नहीं दी जाएगी। इस वजह से ये वीडियो पढ़ाई से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है अगर आपने मेंस एग्जाम दे लिया और आपके मार्क्स बन रहे हैं। सबसे जरूरी चीज आपने देखी होगी, कई बार बच्चे चिल्ला रहे होते हैं कि जो लोग एक बार पोस्ट ले चुके हैं वो बार बार एग्जाम क्यों देते हैं। दिक्कत ये होती है कि आप जब भी किसी भी एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपके मन में कुछ कुछ इमेज होती है कि ये एग्जाम क्वालिफाई करके मुझे ये पोस्ट लेनी। अब उस पोस्ट के बारे में आपको ऐसा तो है नहीं कि 99% लोग ऐसे हैं जिनके घर पे तो ऐसा है नहीं कि उनके कोई माँ बाप या कोई भी क्लोज रिलेटिव उस पोस्ट पे है। जिनके हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनके नहीं है वो यूट्यूब का सहारा लेते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं। और सोशल मीडिया पे आधी से ज्यादा या हम कह सकते हैं 99.99% चीजें वही हैं जो आपको देखने में मजा है। यानी कि हर चीज को भौकाली तरीके से दिखाया जाता है। कोई भी पोस्ट हो, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहे हैं, ना कि किंग बनने जा रहे हैं। तो हमेशा ये एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में जो रखते हैं आप कि अगर मैं ये पोस्ट पे पहुंच गया तो इतना पावर होगा, इतना रौला होगा, ये सारी चीजें बहुत फेक चीजें हैं। हो सकता है कि आपको किसी ने बताया हो ऐसा होता है, बट इन रियलिटी थिंग्स आर फार डिफरेंट देन व्हाट यू थिंक। ठीक है, तो इस वजह से ये वीडियो देखें। हो सकता है किसी पोस्ट के लिए आप बायस्ड हो, किसी पोस्ट के लिए आपको लग रहा हो कि बहुत हाइप है, क्योंकि रील्स देखे होंगे 20-20 गाड़ियां घूम रही हैं, ऐसा भौकाल वैसा भौकाल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में है तो प्लीज अभी वो चीज दूर रखें। आपके फायदे की बातें की जाएंगी, यहां मैं किसी पोस्ट के लिए बायस्ड होकर बात नहीं करूंगा। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, कुछ चीजें रिटर्न है लेकिन रियलिटी में कुछ अलग है, तो उन चीजों पे भी बात कर लेंगे। ठीक है, मैंने काफी कुछ डिटेल जितना मुझसे हो सकता था वो मैंने बताने की कोशिश करी है। बाकी अपनी एक वीडियो सीरीज भी है जिसमें रियलिटी ऑफ एसएससी सीजीएल पोस्ट के नाम से 7-8 पोस्ट का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का डाल दूंगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेवल 7 की इस बार सीजीएल 2024 के लिए अगर हम बात करें तो कितनी वैकेंसीज है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है। सबसे पहले अगर मैं फोकस करूं, फोकस नहीं मतलब आपको आपका ध्यान लाऊं, तो यूआर की इस बार 2372 पोस्ट है पे लेवल 7 में। एससी कैटेगरी के 872, एसटी 447, ओबीसी 1419, ईडब्ल्यूएस 531, तो टोटल 5641 वैकेंसीज हैं। अगर एक्स सर्विसमैन के लिए बात करें तो 40, ओएच की 66, एचएस की इतना, ये इसी में से होती है। ठीक है, तो आपकी 5641 वैकेंसी यानी 5641 लोग इस बार होंगे जो पे लेवल 7 यानी कि जिसको कहते हैं 4600 ग्रेड पे की पोस्ट लेके जाए। ठीक, सिंपल सी बात हो गई, वैकेंसीज पता चल गई। देखो, कुछ कुछ चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी। क्या आपको पे लेवल 7 की पोस्ट में भौकाल मिलता है? नहीं, मेरी तरफ से नो, क्लियर नो। ठीक, व्हीकल फॉर यू, नो, कोई व्हीकल नहीं दी जाएगी कि आपको गाड़ी दी गई है, ड्राइवर मिला हुआ है, प्यून मिला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फॉर वर्क अगर आपको जरूरत हो, जैसे मैं एएसओ हूँ, मान लो मुझे कहीं ऑफिस के काम से जाना है तो ऑफिस की मतलब वैसे केयरटेकर होते हैं, हर ऑफिस में 20-30 गाड़ियां होती है, केयरटेकर के पास होती है, उससे कोई भी एमटीएस भी जा सकता है अगर ऑफिस का काम है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी भी जा सकते हैं। हालांकि पे लेवल 14 एंड एबव यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड एबव को गाड़ी ऑथराइज होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उससे नीचे हो सकता है आपके पर्सनल काम के लिए, मतलब ऑफिशियल काम के लिए दी जाए। बाकी पर्सनल काम के लिए पे लेवल 14 से नीचे कोई ऑथराइज नहीं होता, कोई भी, इवन यूपीएससी वाला भी। अगर यूपीएससी आप निकालते हो तो आपको गाड़ी जो मिलती है वो ऑथराइज नहीं है। ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर दे वो अलग बात है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट असिस्टेंट होते हैं, तो उनको रात में 2 बजे अगर पार्लियामेंट के लिए बुलाया जाए, किसी वर्क के लिए बुलाया जाए, या मुझे किसी काम के लिए रात के 2 बजे बुलाया जाए, तो या तो मुझे कैब का पैसा दिया जाएगा या फिर मुझे गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह की बातें होती है। ठीक है, बाकी वर्क स्पेसिफिक गाड़ियां आपको प्रोवाइड की जाए। क्या केबिन मिलता है? देखो, मैं रियलिटी बताऊं तो केबिन पे लेवल 7 पे कहीं नहीं मिलता। बट हो सकता है कि कोई ऐसी पोस्ट हो, मतलब पोस्ट स्पेसिफिक नहीं होता, वो लोकेशन स्पेसिफिक हो सकता है। जैसे डिविजनल अकाउंटेंट आपने देखा होगा, पे लेवल 6 की पोस्ट है और उसको केबिन मिल जाता है। ठीक है, तो केबिन ऐसा नहीं होता कि आपको, अब यहाँ पे चूंकि दिल्ली में जितनी भी पोस्ट है इतनी ज्यादा जगह है नहीं, तो यहाँ पे केबिन मिलना इम्पॉसिबल है। अगर बात करें कि केबिन किसको मिलता है, पे लेवल 7 पे एक्साइज इंस्पेक्टर, किसी को भी केबिन नहीं मिलता। प्रोवाइडेड ऐसा हो कि किसी ऐसी सिटी में पोस्टेड है जहाँ पे मतलब आपके ऑफिस स्पेस काफी बड़ा है, तो हो सकता है आपको एक छोटा सा रूम दे दिया जाए। ठीक है,
बट आप एक्सपेक्टेशन यही लेके जाएंगे कि 99.99% चांस है केबिन नहीं मिलेगी। सैलरी सबकी सारी पोस्ट की सेम होती है, ऑलमोस्ट 75 से 80 हजार आपकी इन हैंड सैलरी स्टार्ट होगी। एक्स सिटी में चाहे ज्यादा होने की वजह से ज्यादा होती है सैलरी, वाई सिटी में 5-6 हजार कम होगी, और जेड सिटी में भी 5-6 हजार और कम करते करके, मतलब एचआरए के रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप एवरेज बात करें तो 75 से 80 हजार, या हम कह सकते हैं कि 70 से 80 हजार तीनों सिटी का मिला के ये एवरेज होता है। ठीक है, सीबीआई और ईडी, सीबीआई में जो सब इंस्पेक्टर होते हैं और ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं, उनकी सैलरी थोड़ी हाई होती है, उनको कुछ स्पेशल अलाउंस मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि 4600 ग्रेड पे में सबसे हाईएस्ट सैलरी यही है। हालांकि बेसिक सैलरी सबकी सेम है, बट कोई स्पेशल पोस्ट स्पेसिफिक अलाउंस अगर जुड़ा है तो उस वजह से सैलरी हाई है। ठीक है, बाकी किसी भी पोस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप पे लेवल 7 पे हैं तो हर पोस्ट में आपको सैलरी उतनी ही दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उस पोस्ट पे इतनी हो गई, एक्साइज इंस्पेक्टर की सैलरी इतनी है। कुछ लोग ये भी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या होता है कि घूस के पैसे के प्रति कि घूस मिलेगा। देखो, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्ट बनने जा रहे हैं तो कभी ना कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडियन सिटीजन होके कभी भी इस वजह से कोई पोस्ट ना लें कि इसमें घूस खूब कमाऊंगा। रियलिटी क्या है क्या नहीं है मुझे हर डिपार्टमेंट का नहीं पता, बट ये बताता हूं मैं कि घूस के चक्कर में कि घूस मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कभी भी करप्शन के लिए ना जाएं किसी भी पोस्ट पे। क्योंकि करप्शन, अभी आपको लग रहा होगा जैसे कुछ लोग करप्ट होते हैं, वो अपना पर्सनल फायदा उठाते हैं, बट एक टाइम बाद सबको भगवान का जवाबदेह होना है। तो इस वजह से हमेशा ईमानदारी से जाएं। और मैं, मतलब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो किसी भी पोस्ट के लिए कभी हराम की कमाई का कोई सीन रहा नहीं है। तो इस वजह से मैं हमेशा कहूंगा कि कभी भी इस उसमें ना ले कि इस पोस्ट पे किसी ने कह दिया कि इस पोस्ट पे बड़ा घूस मिलता है तो आप चले गए, और वहां पे ऐसे मतलब वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, कुछ कुछ चीजें हैं। तो इस वजह से ये मतलब निगेटिव चीजें लेके कभी किसी भी डिपार्टमेंट में ना जाएं, क्योंकि डिपार्टमेंट गंदा होगा, डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बदनाम, मतलब हर तरह से बदनामी होती है। और उससे कहीं बड़ी बात है कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमैनिटी है वो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उसको, बदनाम होती है ना। तो ये कुछ कुछ बेसिक बातें थी जो बतानी थी। देखो, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, यानी कि अगर आप ये भर रहे हैं तो इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है। उसमें कुछ पोस्ट मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर है, यानी एक्साइज इंस्पेक्टर जिसको जीएसटी इंस्पेक्टर बोलते हैं, एग्जामिनर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर जो होती है, एसआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो आता है, और फिर सब इंस्पेक्टर एनसीबी में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, मतलब सीबीआई में, और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। ठीक है, ये कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हाँ, फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए एसएससी का जो नोटिफिकेशन आता है उसको आप पढ़ लेना। अगर आप को कोई भी ऐसी पोस्ट चाहिए तो आप प्लीज वो पढ़ के जाएं, क्योंकि आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो वो पोस्ट से निकाल दिया जाएगा और आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। तो इस वजह से सारी चीजें ये पढ़ के ही कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस भरें। ठीक है, अब कुछ कुछ मैंने बाइफरकेट कर दिया है कि 18 से 27 एज ग्रुप की कौन कौन सी पोस्ट है। तो अगर आप देखेंगे ऑडिटर, अकाउंटेंट, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट, ये वगैरह वगैरह, ये सारी पोस्ट जो हैं आप देख पा रहे होंगे। डी जिनका पोस्ट कोड है, ये पिछले साल का है, हो सकता है इस बार चेंज हो जाए, तो पोस्ट कोड ध्यान से देख लेना। ये पोस्ट कोड है, एसएससी निकाल भी देगी नोटिस में। ये जो 18 से 27, यानी आप मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 27। ठीक है, ये यूआर कैटेगरी के लिए, बाकी आपकी एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी का मिलता है वो अलग चीज है। ठीक है, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। 18 से 30 एज ग्रुप में अगर आप देखें तो एएसओ की भी पोस्ट है, 3 पोस्ट ऐसी है एएसओ की जो 18 से 30 वाले भर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि एएसओ की पोस्ट के लिए मिनिमम एज जो क्राइटेरिया होती है वो 20 वर्ष होती है। हालांकि आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, और एनआईसी में, यानी माइटी में, जो मतलब एनआईसी वाले एएसओ होते हैं, माइटी बेसिकली मिनिस्ट्री है, इसके अंदर एनआईसी है, तो इसमें अगर एएसओ बनना है तो इसके लिए भी 18 से 30 साल एज रिक्वायरमेंट होती है। और माइटी जो स्पेशल होता है उसके लिए भी एएसओ में 18 से 30 साल में बन सकते हैं। बाकी आप देख पा रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर में ये असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है, ये सारी पोस्ट ऐसी हैं जो 18 से 30 एज ग्रुप में है। ठीक है, तो 18 से 30 एज ग्रुप में आप देख सकते हैं। ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी अगर आप 18 साल के हैं तो बन सकते हैं, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, ये अलग अलग पोस्ट। फिर सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट जनरल के लिए जो मतलब मैक्सिमम एज में पोस्ट ले सकते हैं वो जेएसओ की ले सकते हैं, 18 से 32 एज ग्रुप में होती है ये। और 20 से 30 में सबसे कॉमन पोस्ट जो है, एएसओ रेलवे में, एएसओ सीएसएस में जिसमें मैं हूं, एएसओ एमईए में, एएसओ एएफएसक्यू यानी आर्म फोर्स हेडक्वार्टर में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एएसओ, स्कैट में एएसओ, और जो सब इंस्पेक्टर सीबीआई में होते हैं इनके लिए जो एज ग्रुप है वो 20 से 30 वर्ष है जनरल। ठीक है, पोस्ट कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक चीज और,
कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स किसके लिए नहीं एलिजिबल है? तो कुछ पोस्ट मैंने मेंशन करी है, ये जो आपको पोस्ट दिख रही है इसके लिए अगर आप कलर ब्लाइंड है तो एलिजिबल नहीं है। कृपया करके अगर आपके अंदर कलर ब्लाइंडनेस है तो प्लीज ये पोस्ट ना फिल करें पोस्ट प्रेफरेंस में, ठीक है। अदरवाइज क्या फायदा कि आप औकाल के चक्कर में चले गए और फिर बाद में आपका हो गया नुकसान, ठीक है, पोस्ट नहीं मिलेगी। तो अगर हम बात करें इंस्पेक्टर एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो एनआईसी में होता है, और असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो ईडी में होता है, जिसको पावरफुल पोस्ट में भी रखा गया, और सीबीएन में जो इंस्पेक्टर होता है, इन पोस्ट के लिए कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात नहीं की गई है, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए इवन इफ यू आर कलर ब्लाइंड यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 6 पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल है। फॉर रिमेनिंग पोस्ट यू आर एलिजिबल इवन इफ यू आर कलर ब्लाइंड कैंडिडेट, राइट। तो ये पोस्ट अगर कलर ब्लाइंड है तो ना चूज करें। अगर हम बात करें दिल्ली बेस्ड पोस्ट में, तो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है दिल्ली बेस्ड पे, कि जो हमेशा दिल्ली रहना है आपको, इवन इफ यू आर प्रमोटेड तो भी आपका ऑफिस जो लोकेशन होगा वो दिल्ली होगा, वो है एएसओ की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसमें प्रमोशन का क्या एस्पेक्ट है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वर्क प्रोफाइल बेसिक्स ही बता देता हूँ कि इसमें आपका काम क्या होता है, कि आपके पास रिसीट आती है। रिसीट बोले तो कि कोई लेटर आया मिनिस्ट्री के लिए, वो कहाँ से आएगा, अटैच्ड ऑफिस से आ सकता है, डिपार्टमेंट से आ सकता है, या मतलब गवर्नमेंट की ही किसी संस्था से आएगा, ठीक है। आया, अब आपको क्या काम करना है कि वो लेटर जब रिसीव हो गया तो आपके पास आएगा, आप पर्टिकुलर सेक्शन में होंगे। देखो क्या होता है कि ऑफिस जो होती है, मिनिस्ट्री जो होती है, वो डिपार्टमेंट में बटी होती है, डिपार्टमेंट विंग में बटा होता है, विंग जो डिवीजन में बटा होता है, डिवीजन सेक्शन में बटा होता है, और सेक्शन के अंदर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हो। ब्रांच भी होती है, ब्रांच के बाद सेक्शन, और सेक्शन के बाद एएसओ आप इसमें होते हो। तो ये तो आपका डिजिग्नेशन है, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच होती है, यहाँ पे सेक्शन होता है, ठीक है, और ये होता है डिवीजन, ठीक है। डिवीजन ये भी हो सकता है, डिवीजन ये भी हो सकता है। तो आपको एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है, इस पे आपको नोटिंग करनी होती है, यानी कि उस केस में क्या क्या हो सकता है, और उसके साथ साथ ड्राफ्ट जो आप देखते होंगे कि डीओपीटी का ऑर्डर आता है, तो वो ऑर्डर उस फॉर्म में, उसको ड्राफ्ट बोलते हैं, ऐसा बनाना होता है। जनरली आपका डेस्क बेस्ड जॉब होता है, वर्क लाइफ बैलेंस बेटर होता है और पोस्ट से, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको सीट कौन सी मिली है, कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, तो वर्क लाइफ बैलेंस ओवरऑल अच्छा होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड है या बहुत कम भी नहीं रहेगा, आपको जितनी सैलरी दी जाती है उस हिसाब से काम लिया जाता है। बहुत मतलब बैलेंस्ड, मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है कि बैलेंस्ड पोस्ट है। बाकी आपकी जो भी, अगर आप एएसओ हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा आपको लगता है। प्रमोशनल एस्पेक्ट की बात करें तो एएसओ जो होता है वो सेक्शन ऑफिसर बनता है 4 साल बाद, यानी 4 साल का जैसे मतलब जब 4 साल हो जाते हैं आपके ज्वाइनिंग को, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम करवाती है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसको देके आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। ये 4 साल अब सेक्शन ऑफिसर के ये पे लेवल 8 की पोस्ट होती है, आप पे लेवल 7 पे ज्वाइन करते हैं, यानी 4600 में ज्वाइन करते हैं, 4800 ग्रेड पे की ये पोस्ट होती है। उसके 4 साल के बाद जो सीएसएस की बात करें तो सीएसएस में पे लेवल 9 की पोस्ट नहीं है, तो पे लेवल 10 के आप एसओ, सीनियर एसओ जिसको बोलते हैं, सीनियर सेक्शन ऑफिसर बन जाते हो 4 साल के अंदर। मतलब आप ज्वाइन करते हो 4 साल में ये बने, और फिर 4 साल में आप पे लेवल 10 पहुंच जाते हो। उसके 4 साल के अंदर, जब ये 4 साल पे लेवल 10 पे पहुंच जाते हो, उसके 4 साल के अंदर अंडर सेक्रेटरी बन जाओगे। अब अंडर सेक्रेटरी के बाद डीएस बनने में 7 साल लगते हैं मिनिमम, और ये 8 साल भी हो सकता है, स्टेग्नेशन या जो भी चीज है कि पोस्ट कैसी है, वैकेंसी कैसी है, उसके हिसाब से। और साथ ही साथ फिर डीएस से डायरेक्टर भी 7 से 8 साल में बन जाते हैं, ये जनरली है। कुछ लोग जेएस भी बनते हैं, ठीक है। अब हमारे एएसओ कुछ लोग मानते हैं कि जेएस बन सकते हैं, कुछ लोग मानते हैं नहीं बन सकते, हालांकि बने हैं, ठीक है। अभी रिसेंट में देखने में आया है, और जो पहले यूपीएससी से एसओ आते थे जो, वो एएस भी गए हैं कुछ लोग, एडिशनल सेक्रेटरी, यानी कि पे लेवल 15 तक गए हैं, ठीक है। हालांकि हम ये मान के चलते हैं कि डायरेक्टर तक आप पहुंच जाओगे, यानी कि ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, यानी पे लेवल 13 पे आप पहुंच सकते हो अगर आप एग्जाम निकाल आराम से, ठीक है। तो ये कुछ कुछ वर्क प्रोफाइल मैंने बता दी, बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो इसकी स्पेसिफिक कर रखी है। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा, हाँ, अब एएसओ कौन कौन सी मिनिस्ट्री में है, ये दिल्ली बेस्ड है। अगर आपको दिल्ली बेस्ड जॉब चाहिए, लाइफ टाइम दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, और कुछ कुछ चीजें और बता देता हूं मैं, ठीक है। डिटेल में देखना, थोड़ा टाइम निकाल के देखना, ऐसे आप फिर जल्दबाजी में ना देखना। अगर आप पूरी लाइफ टाइम दिल्ली रहना चाहते हैं, आपको वर्क लाइफ बैलेंस ठीक चाहिए, ठीक है, और आपको इंडिया गेट के अराउंड ही नौकरी करनी है पूरे टाइम, तो बहुत अच्छी जॉब है। बाकी वो लोग कृपया करके ना आए जो लोग दिल्ली को, मतलब जिनको थोड़ा भीड़ भाड़ नहीं पसंद है, मेट्रो में ट्रेवल करना नहीं पसंद है, या फिर बहुत ज्यादा ऐसे हौस पोस वाली जिंदगी नहीं पसंद है, क्योंकि दिल्ली थोड़ी सी फास्ट मूविंग है। अब अगर आप मतलब किसी ऐसे जगह से हैं जहां पे आपको बहुत मतलब शांति प्रिय जगह से हैं, और आपको शांति बहुत प्रिय है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीजें दिक्कत रहेंगी। कुछ चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं और आपको लगता है कि यहाँ आके
70,000 सैलरी या 75,000 सैलरी, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे 80,000 सैलरी है, तो आप ये मान लेना कि 30,000 आपका रहने और खाने पे खर्च हो गए। एवरेज मान के चलना कि इतना खर्च होगा। अगर आप ठीक ठाक लाइफ जीना चाहते हैं, 50,000 से ज्यादा बचाने की कोशिश ना करना कि 50,000 यहाँ बच जाएगा। 80,000 देख के कई लोग क्या कहते हैं कि 60,000 तो मैं बचा ही लूंगा, मैं जाके नाली में रह लूंगा। ऐसा नहीं हो पाता मेरे भाई। तो आप ये 30,000 का खर्चा मान के ही दिल्ली बेस्ट पोस्ट चूज करना। बाकी जो दिल्ली के हैं उनका तो कोई, या आसपास के हैं, मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि अगर आप दिल्ली में सेटल होना चाहते हैं तो जितनी भी बातें हैं कि पॉल्यूशन होता है, वो सारी चीजें एक बार दिल्ली घूम के देखें। ठीक है, दिल्ली आ जाए। अगर आप एसओ ले रहे हैं तो उससे पहले दिल्ली एक बार घूम लें, कैसी दिल्ली है तब लें। नहीं तो आपके बाद में दिमाग में क्या होता है कि पोस्ट ले ली, अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो बड़ा प्रदूषण है, फिर आप अगली बार फिर सीजीएल दे रहे होते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए भी नुकसान है जो एक सीट जिनकी आप बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी चीज ये भी नुकसान वाली बात है कि आपको फिर से वही एनर्जी डालनी पड़ रही है, आपकी सीनियरिटी लूज हो रही है, डिफरेंट थिंग्स है। तो इसी वजह से समझदारी से दिल्ली बेस्ड पोस्ट लें। पॉल्यूशन है, मेट्रो में फलाना ढिमका, जो भी चीजें आपको लगती हैं वो एक बार आके यहाँ पे रहें। मेरे हिसाब से मुझे दिल्ली सूट करती है, मेरे लिए दिल्ली बढ़िया है। मुझे दूर है, माना कि लखनऊ यहाँ से दूर है, बट फिर भी मुझे कोई इशू नहीं है। आई एम वेल, आई कैन से कि आई एम 100 मोर देन 100% सेटिस्फाइड विथ माई पोस्ट, राइट। मुझे कोई ऐसा नहीं कि मैं ये लेता तो ये हो जाता, राइट। अब इसमें एएसओ में कौन कौन सी पोस्ट है? माइटी में एएसओ है, एमईए में एएसओ, सबसे ज्यादा ये सैलरी। अगर हम सबसे ज्यादा सैलरी की बात करें तो इसमें हम जब फॉरेन पोस्टिंग होती है तो हमारी सैलरी 2 लाख से ऊपर भी निकल जाती है। वो सिटी पे डिपेंड करती है, मतलब जो जिस देश में आपकी पोस्टिंग हो रही है उस स्टेशन पे डिपेंड करती है, कैसा स्टेशन, हार्ड स्टेशन है, हार्ड स्टेशन पे सैलरी ज्यादा होती है। हालांकि कभी भी ऐसे ना लेना, मतलब मैं एक वो दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी पोस्ट लेते हो, कि कभी भी ऐसा ना करना कि 2 लाख वहां सैलरी रहेगी अमेरिका में, आप 2 लाख कोई इंडियन के हिसाब से देखते हो कि इंडिया में तो 2 लाख बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं भैया, 2 लाख अगर आप कमा रहे हो अमेरिका में, तो अमेरिका में 2 लाख की वैल्यू क्या है इंडिया की तुलना में, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, वहां पे भी आपका ओवरऑल 50-60, अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो मैक्सिमम 1 लाख बचा पाओगे। बाकी 1 लाख वहां पे रहने में खर्चा हो जाएगा। जो दिल्ली में 30,000 में, वो 1 लाख नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब आप नेपाल में पोस्टेड हो, आपको लगता है कि बहुत आसानी से हो जाएगा, तो वो अलग चीज है। बाकी एनआईसी में, सेंट्रल बिजनेस कमीशन, कैट में, अच्छा हाँ एक चीज और है कि कैट की पोस्ट अलग अलग जगह पे भी है, तो ऐसा नहीं कि कैट केवल दिल्ली में है, तो इस वजह से ये ध्यान रखना। आईबी में, आईबी की भी पोस्ट एक बार देख लेना कि शायद दिल्ली से बाहर भी पोस्टिंग होती है। आई एम नॉट वेल अवेयर ऑफ दिस, बट हाँ ये मैंने सुना है। ठीक है, बाकी डीओपीटी में जो हमारी एसओ एनसीएसएस है, इसकी वैकेंसीज आपको पता है इस बार बहुत ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीआईसी और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की भी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है क्योंकि पोस्ट भी कम होती है। और ये जो बाकी एएसओज हैं वो एक कैडर के, जैसे एएसओ हो गया, सीएसएस, एमईए, रेलवे, आईबी, ये सब अलग अलग कैडर है। ठीक है, सीएसएस हो गया, एमईए हो गया, रेलवे हो गया, आईबी हो गया, एएफएचक्यू हो गया, सब अलग अलग कैडर है। तो इनका भी अलग एग्जाम होता है, एएफएचक्यू का, मतलब जब एसओ का एग्जाम होता है तो अलग होता है। तो ये सारी पोस्ट ऐसी हैं जो दिल्ली बेस्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये भी एक पोस्ट होती है जो पार्लियामेंट वाला मैटर देखते हैं। ठीक है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट वाली चीजें। तो इसमें आपको सैलरी ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, ये दिल्ली बेस्ड पोस्ट है। हाँ, ये कैट और आईबी का थोड़ा इधर उधर भी पोस्टिंग है। बाकी अगर किसी को लगता है कि एएसओ बन के क्या पूरी लाइफ दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते। कई बार क्या आती है कि आपकी अटैच्ड ऑफिसेज में वैकेंसी आती है तो लोग जाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत कम, 10% लोग इधर उधर मूव होते हैं, बाकी 90% इधर ही रहते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में आपको पता है कि क्वार्टर, हाँ क्वार्टर, एक चीज और कि क्वार्टर पहले दिन से नहीं मिलता। एक चीज ध्यान रखना कि दिल्ली में आए आपको क्वार्टर मिल गया, आप इलिजिबल हो, बट हो सकता है 1-2 साल भी ना मिले। हो सकता है आपका सेक्शन कोई ऐसा हो, पार्लियामेंट सेक्शन मिला हो, तो आपको जल्दी भी मिल जाए, या पीएमओ एचएमओ ऐसी जगह पोस्टिंग मिल जाए, और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कह दे कि आपको रिक्वायरमेंट है, तो आपको मिल सकता है। आउट ऑफ 10 प्रमोशन, जीपीआरए मतलब कि जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन मिल सकता है, राइट। अब अगर बात करें पावरफुल, जो समझ में आता है, आपको एक चीज और बताऊं कि कोई भी पोस्ट कम पावरफुल नहीं है। डिपेंड करता है कि उसका वर्क प्रोफाइल कैसा है। प्राइमरी का टीचर पे लेवल 6 की जॉब होती है, और जो कांस्टेबल होता है वो 1900 यानी पे लेवल 2-3 की जॉब होती है। अब आप देखते होंगे कुछ लोगों को पुलिस ज्यादा पावरफुल लगता है, और कुछ लोगों को, मतलब डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह से पावर को देखते हैं। हालांकि जो इधर अपने एसएससी सीजीएल की पोस्ट है उसमें से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पावरफुल पोस्ट लोग सीबीआई एसआई को मानते हैं। क्यों? आपको मैंने रोल लिख दिया है कि सब इंस्पेक्टर, ये जो है सीबीआई वाले, वो सीरियस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, करप्शन, हाई प्रोफाइल केसेस सीबीआई को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, और लोकल पुलिस के साथ भी काम करते हैं। एक चीज और, इसका एडवांटेज क्या है ये लेने का, कि ये रिस्पेक्टफुल आपको करियर देती है, बोरिंग ऑफिस वर्क नहीं होता, थोड़ा सा आपको पता है कॉम्प्लेक्स केसेस वगैरह सॉल्व करने को आते हैं। और एएसओ सीएसएस या एएसओ कोई भी पोस्ट जो है उसमें थोड़ा सा आपके साथ ये हो सकता है कि आपका काम जो है वो बोरिंग लग सकता है, मोनोटोनस लग सकता है। ठीक है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट मेरे हिसाब से सरकारी बाबू बनने के लिए मुझे लगता है यही काम होना चाहिए। और मैं बहुत खुश होता हूँ कि ऑफिस जाता हूँ, आता हूँ, मेरी ऑफिस नहीं चेंज हो रही, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे
डिसाइडेड है। बाकी आपकी पर्सनैलिटी कितनी है, आपके एडवेंचरस कितने हैं, वो सारी चीजें आप पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। और हाँ, ये एसबीआई जो सॉरी एसबीआई कह रहा हूँ, एसआई जो सीबीआई में होता है, इनकी सैलरी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये एओ को सरपास कर जाता है, क्योंकि इनको अलाउंस वगैरह भी मिलता है, मोस्ट पावरफुल वगैरह वो जो भी है। बट हाँ, एक चीज याद रखना कि सीबीआई एसआई हो तो आपका बस ये होता है कि सीबीआई में हो। अब ये नहीं जगह जगह पे कि गाड़ी पे सीबीआई एसआई लिख के घूम, वो आपको पता है कि डिपार्टमेंट का कुछ अपना चीज होता है। हाँ, एक चीज और है कि इसमें डिसएडवांटेज में जो है, एएसओ की जो भी मैं बताऊं, वो 9 to 5:30 जॉब होती है, ठीक है। 9 to 5:30 यानी 8.5 घंटे का, जिसमें 1 घंटे मान लो, वैसे आधे घंटे लंच होता है, बट जनरली 1 घंटे मान लो। तो ये आपकी ऑफिस का आवर्स होता है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स होता है। जनरली हो सकता है कि आपको मतलब नॉर्मल वर्कलोड है तो इसी टाइम हो सकता है, कभी आपके डिपार्टमेंट में आपके सेक्शन में कोई ऐसा काम हो जो कई बार वर्कलोड बढ़ता भी है, तो हो सकता है कि कभी सीजनल हो सकता है, या आपके सेक्शन पे डिपेंड करता है कि 6 बजे 7 बजे तक भी बिठा सकते हैं। बट आप बाध्य हो, 24 आवर्स की सर्वेंट होते हो, तो ऐसा नहीं कि आप भाग जाओगे, ठीक है। बाकी वो आपके सेक्शन पे डिपेंड करता है कि कैसा होता है। तो ये जो सीबीआई एसआई होता है, इसमें ऐसा नहीं 9 to 5 जॉब आपकी नहीं है, इसमें चीजें चेंज होती रहती है, क्योंकि केस पे डिपेंड करता है। ये स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, क्योंकि आपका वर्क नेचर ऐसा है, ठीक है। और ट्रेवल भी करना पड़ सकता है अलग अलग चीजों पे, डेंजरस प्लेसेस पे भी। आपको पता है सीबीआई वगैरह की चीजें तो आपने देखी होंगी, स्टेबिलिटी नहीं है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर मिलता रहता है, तो ये ट्रांसफरेबल जॉब है, इस वजह से थोड़ा। बाकी प्रमोशन की बात करें तो इसका पहला पोस्ट आपको पता है एसआई होता है, फिर इंस्पेक्टर, फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट, फिर एडिशनल, फिर सुपरिटेंडेंट, फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट। हालांकि मेरे हिसाब से कि यहाँ तक फोर्थ प्रमोशन के आगे बहुत रेयर लोग जाते हैं। वैसे थर्ड प्रमोशन, 3 प्रमोशन लेके एमएससीपी वाला वही एडिशनल सुपरिटेंडेंट लोग बनते हैं, जहां तक मैंने बात करी आज। और एक चीज बताऊं, फर्स्ट प्रमोशन के मिनिमम 5 साल का लगता है, उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट में 12 से 13 साल, उसके बाद 8 से 10 साल, और उसके बाद 4 से 5 साल। तो ये 4 से 5 साल आप मान लो कि पहला प्रमोशन यहाँ पे 12 से 13 मतलब कितना 5 साल हो गया, और फिर 12 से 13 और 8 से 10, तो इसी में नौकरी लोगों की निकल जाती है, इस वजह से मैंने बताया। बाकी आप प्रमोशन देख सकते हैं। फिर पावरफुल पोस्ट में एक और पोस्ट है जो आपको पता है कि फास्टेस्ट प्रमोशन वाली पोस्ट भी कही जाती है, सीएसएस से ज्यादा प्रमोशन इसमें है, लोग बोलते हैं। आप पहला प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता है, आप देखो यहाँ 3 से 4 साल में इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन जाते हो, फिर एडिशनल डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ये 8 से 10 साल जो लिखा हुआ है। ये रियलिटी में कुछ चीजें अलग भी हो सकती हैं, क्योंकि ऊपर सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम वाले ऑफिसर्स भी आते हैं, तो वो चीजें अलग हैं। हालांकि आईपीएस भी होते हैं, वो डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन अगर बात करें रिटर्न में, तो ऐसा कुछ है, तो आप मान लो कि मिनिमम 3-4 प्रमोशन तो आप ले ही जाओगे, यानी ज्वाइंट डायरेक्टर तो आप बन सकते हो, राइट। तो ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर तक आप ये ऐसे मान के चलो कि ये बन जाओगे। इसमें क्या क्या चीजें हैं, हाँ पावरफुल क्यों है, क्योंकि ये जो है आपका जो काम होगा वैसे बेसिकली एएसओ की तरह ही डेस्क ओरिएंटेड होगा, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ये वाइल नॉट इनहेरेंटली डेंजरस डीलिंग विद इकोनॉमिक क्राइम्स इंट्रोड्यूस अ डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड कॉशन इज नेसेसरी, यानी यहाँ पे थोड़ा सा फील्ड जॉब भी हो सकती है, और ईडी का आपको पता ही है पावर कितना है इस टाइम पे, कितना लाइमलाइट में है। केयरफुल हैंडलिंग वगैरह ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मुझे लगता कि मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा मतलब इसमें वो होगा, पता चीजें नहीं पता होंगी, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइम्स से बेसिकली ईडी डील करते हैं, घोटाला वोटाला को ईडी देखती है, ठीक है। पावरफुल पोस्ट है एयूओ की भी, ठीक है। तो और हाँ, थोड़ा डेंजरस हो सकता है सीबीआई, थोड़ी ज्यादा डेंजरस, क्योंकि आपको पता है लोकेशन वगैरह चीजें होती हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म जॉब की। तो यूनिफॉर्म जॉब में बात करें तो इंस्पेक्टर एग्जामिनर की जो पोस्ट होती है, इसमें प्रमोशन की बात करें तो आप अप्रेजर बनते हैं, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, डीएस, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर। और आपका जो रिक्वायरमेंट है, ये आपको कुछ कुछ चीजें मैंने लिख दी, हालांकि आप देख भी लेना अपने उसमें जो नोटिफिकेशन आता है, तो इसमें भी आपका जो है प्रमोशन का भी बता दिया, और फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है वो बता दिया। यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब है। फिर हम बात कर ले पीओ की, जो व्हाइट कलर की जॉब होती है, आपने वो मतलब व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म होता है, आपने देखा ही होगा, कुछ लोग टोपी ओपी लगा के फोटो डालते हैं, ठीक है, मर्चेंट नेवी की तरह दिखते हैं। तो वो होता है प्रिवेंटिव ऑफिसर। ये जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे इनका काम होता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट चीजें फॉलो हो, प्रॉपर रूल फॉलो हो, ठीक है। ड्यूटीज जो लगती हैं, चार्जेस जो लगते हैं, वो पे किए जाए पोर्ट और एयरपोर्ट पे, ठीक है। बेसिकली इनकी जो ज्वाइनिंग होती है वो पोर्ट और एयरपोर्ट पे ही होती है। स्मगलिंग वगैरह में, स्मगलिंग जो होती है इलीगल गुड्स का, ठीक है, और गुड्स को इंस्पेक्ट करने का इनका काम होता है। इनका प्रमोशन की बात करें तो सुपरिंटेंडेंट 8 से 10 साल मिनिमम लग जाते हैं, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तक इनका भी लगभग एसएससी सीजीएल से घुसने वालों के पोस्ट खत्म हो जाती है। इसके आगे बहुत कम लोग प्रमोट होते हैं, आई डोंट नो, बट जैसा मैंने बात किया डिप्टी कमिश्नर तक सुनने में आया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल एक्साइज। इसमें थोड़ा प्रमोशन स्लो है ऐसा सुनने में आता है, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं कि डिप्टी कमिश्नर इसमें हाईएस्ट प्रमोशन शायद हुआ है अभी तक, जैसा कि मैंने बात करी, रिसर्च करी। बाकी ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर भी दिखाता है, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं 7 से 8 साल में आप सुपरिंटेंडेंट बन जाएंगे। ये डिपेंड करता है जोन वाइज पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 7 से 8 साल लिखा है तो 7 से 8 साल में आप एक ही जगह बन जाएंगे। हो सकता है इससे कम में भी बन जाए, इससे ज्यादा में भी बन जाए। हो सकता है अगर मुंबई में आप पोस्टेड हो जल्दी बन जाए, दिल्ली में पोस्टेड हो कम बने, मतलब धीरे बने। तो वो अलग अलग जोन पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम प्रमोशन ही नहीं है, या ऐसा भी नहीं है बहुत फास्ट प्रमोशन है। बाकी इसमें वर्दी 3 स्टार वाली पोस्ट है, आपने देखा भी होगा कंधे पे 3 सितारे वगैरह वगैरह। इसमें बेसिकली आपको जीएसटी आपका प्रॉपर पे हो रहा है, बिजनेस जो हो रहे हैं उसमें जीएसटी पे हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका काम होता है। बिजनेस से रिलेटेड यानी बिजनेस वाले पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऑडिट वगैरह करना होता है। और कोर्ट में भी रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है डिपार्टमेंट को। वो हर जैसे एएसओ भी कई सारे हैं जो अपनी मिनिस्ट्री के रिलेटेड केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। और पोस्ट भी मैंने बताया ऐसे, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर भी जो जीएसटी इंस्पेक्टर होता है वो भी जाता है कोर्ट में रिप्रेजेंट करने, अगर अपने डिपार्टमेंट रिलेटेड कोई मैटर होता है। तो ये आपका वर्क प्रोफाइल हो गया। और अगर आपको कई लोग क्या काम करते हैं कि जैसे उनको 4600 ग्रेड पे चाहिए ही चाहिए, तो कभी भी ऐसे ना करना कि 4600 ग्रेड पे चाहिए ही चाहिए और आप साउथ में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। 1-2 दिन के लिए कहीं घूमना अलग चीज है। जैसे मुझे पहाड़ पसंद है तो मैं पहाड़ पे जाता हूँ, 2-3 दिन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चौथे दिन 5वें दिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं मुझे लगता है यार दिल्ली भेजो दिल्ली भेजो। समझ रहे हो? तो ऐसा प्लेस आपका होना चाहिए, पोस्टिंग यहाँ पे मिलनी चाहिए जहां पे आप 2-4-10 साल या इवन पूरी नौकरी अगर आपको वहां रहना पड़े तो रह पाओ। इस वजह से ये सब सोच के कोई पोस्ट ऑप्ट किया करो। ऐसे नहीं कि 4600 ग्रेड पे सैलरी ज्यादा है वहां रह लेंगे, कैसे रह लोगे? तो ये सारी चीजें सोच के कोई भी पोस्ट भरा करो। अगर आप ऐसे भर देते हो फिर आप एक बार 4600 लोगे, अगली बार 2400 ग्रेड पे के लिए। आई नो मेनी 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 एक्सपीरियंस जो ऐसा करते हैं। तो कृपया करके अब आपको साउथ जाना पड़े, एक नॉर्थ यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा दिल्ली के बंदे अगर साउथ में जाएंगे तो उनको कैसा लगेगा? आई डोंट नो। मैं तो एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा कि 20 दिन 25 दिन के बाद मुझसे एडजस्ट। हालांकि फ्लॉन्टिंग अलग चीज है, पोस्टिंग अलग चीज है कि मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूं, बट सम चीजें डिफरेंट है। तो आपको अगर लग रहा है कि आप अपने जोन में वैकेंसीज देखें, आपकी रैंक कितनी है, आपके मार्क्स कितने हैं, उसके बाद वो पोस्ट। और ऐसे रिस्क ना लें कि आपका एकदम बॉर्डर लाइन स्कोर है और आप जीएसटी ले रहे हैं। जीएसटी तब लें जब आपको लोकेशन वगैरह कि मतलब लोकेशन पे, मैं ये नहीं कह रहा जीएसटी में साउथ में सब बेकार ही है, पोस्ट बहुत अच्छी है। आप लोकेशन पे सरवाइव कर पाएंगे या नहीं ये आपकी चॉइस है, ठीक है। इस तरह से पोस्ट कोई भी भरे। अब जैसे दिल्ली वाला मैंने बताया कि ये सो अगर आप दिल्ली रह सकते हैं तभी भरे, आपको पूरी लाइफ रहना पड़ेगा, ठीक है ऐसे। अब डिफरेंट लेवल 7 पोस्ट जो है वो कितनी कितनी वैकेंसीज है। अगर हम बात करें सीबीआई एसआई में तो आपको जैसा कि मैंने बताया इस पोस्ट का बता ही दिया। एएसओ माइटी में सेम काम होता है, एएसओज का वैकेंसीज आप देख सकते हैं 166 वैकेंसी इसकी है, 4 वैकेंसी इसकी। वैकेंसी कम होती है इस वजह से कट ऑफ ज्यादा जाती है, ठीक है। पिछली बार भी आप देखेंगे इसकी कट ऑफ ज्यादा थी, लेकिन वैकेंसी कम होने की वजह से। फिर बात करें एग्जामिनर की, तो एग्जामिनर में मुंबई वगैरह में पोस्टिंग होती है आपके। जैसे मैंने बताया यहाँ पे देखो एग्जामिनर की पोस्टिंग कहाँ पे होती है, इस एग्जामिनर की पोस्टिंग कहाँ पे होती है, अलग अलग उस पे हो सकती है, मतलब कि एग्जामिन करने का काम होता है। तो ठीक है, कहाँ पहुंचा था, हाँ ये इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया। साथ ही साथ ये अपना एमईए वाला मैंने बता ही दिया। अपना प्रिवेंटिव ऑफिसर मैंने बता ही दिया कि पीओ का वैकेंसी 340 है, ठीक है। बाकी सेंट्रल एक्साइज का मैंने बता दिया 2664 वैकेंसी। वैकेंसी ज्यादा है तो इस वजह से इसकी कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं पोस्ट बेकार है इस वजह से, पोस्ट बहुत अच्छी है बट वैकेंसी ज्यादा रहती है, ठीक है। एएसओ एनआईसी में 5 ही वैकेंसी है, ठीक है। ईडी में वैकेंसी कम होती है इस वजह से इसकी कट ऑफ, इसकी भी अगर वैकेंसी डाल दो 2000 जब रही है तो कट ऑफ इसकी भी कम गई है, ठीक। बाकी पोस्ट सारी पे लेवल 7 की है। किसी में किसी को पावर पसंद है, जैसे मुझे ये था कि भैया मुझे कुल मिला के एसओ की नौकरी चाहिए दिल्ली में चाहिए, ठीक है। तो वो एमईए हो सकती थी या फिर ये हो सकती थी। एमईए लेता तो अगर बाहर नहीं गया तो फिर एमईए लेने का कोई मतलब नहीं, फिर सीएसएस बेटर है क्योंकि यहाँ डिफरेंट मिनिस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और अगर आप एमईए लेते हैं तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, ठीक है। सीबीसी में भी सेम पोस्ट होती है एएसओ की, हालांकि कई जगह असिस्टेंट कहते हैं, कई जगह असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। जनरली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है। आप यहाँ पे देखें कि सीएसएस में इस बार 1433 वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें जनरल की 581 वैकेंसी है, तो इसकी भी कट ऑफ ठीक ठाक रहेगी। हालांकि दिल्ली बेस्ड जॉब होने की वजह से और प्रमोशन की वजह से और डिफरेंट चीजें कि नॉर्थ वाले इसको प्रेफर ज्यादा करते हैं इस। और गर्ल्स के लिए हाँ एक चीज और बता दूं कि एएसओ सीएसएस, मुझे एक चीज ये दिखा है अभी तक कि गर्ल्स पे कभी ऐसा नहीं होता कि उनको लेट सिटिंग करवाया जाए वगैरह वगैरह। तो बहुत अच्छी जॉब है अगर आप लड़की हैं और आप दिल्ली में रहना चाहते हैं, नो डाउट इट्स वन ऑफ द बेस्ट जॉब, ठीक है। इंस्पेक्टर सीबीएन में नारकोटिक्स वाला, वो जो ड्रग्स वगैरह का होता है कि मतलब नारकोटिक्स वाले क्या काम करते हैं, ठीक है, ड्रग्स वगैरह के एब्यूज ना हो, तो उसके रिलेटेड ये पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। पे लेवल 7 की 15 वैकेंसी इसकी है। अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, 11 वैकेंसी इसकी है। ये इसमें भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जहां भी लिखा है काम वही रहेगा, फाइल वर्क ही रहेगा, ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में होता है। इसमें आपको आपने देखा होगा पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट,
मतलब फिर यूपीएससी वाले आईपीओएस आते हैं, ठीक है, फिर वो पोस्ट मास्टर जनरल वाली पोस्ट। तो इसमें बेसिकली आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो ये अपना पोस्ट ऑफिस वाला है उसके रिलेटेड पोस्ट होती है, वही काम होता है सॉर्टिंग, जैसे पीएस से सॉर्टिंग करते हैं वगैरह करते हैं डाक वगैरह, वैसे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। हालांकि पे लेवल 7 पे जब आ जाते हो तो आपका फाइल वर्क हो जाता है, मतलब आप सरकारी बाबू बन जाते हो अच्छे से। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 3 वैकेंसी है असिस्टेंट की, ठीक है, एएफएचक्यू में 19 वैकेंसी है और पार्लियामेंट्री अफेयर में 12। और अगर हम बात करें यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, वन ऑफ द जो मोस्ट रिप्यूटेड जॉब कही जाती है, इसमें आपको पता है कि प्रमोशन क्या होता है, उस पर पहले बाद में बात करेंगे। एक टाइम ऐसा था कि जैसे अभी जीएसटी इंस्पेक्टर का क्रेज है, आईटीआई का क्रेज अलग लेवल का हुआ करता था। अब देखो आईटीआई कौन लोग लें, वैकेंसी ज्यादा होती है नो डाउट। अब 411 वैकेंसी है तो और लोगों से कट ऑफ कम जाएगी। क्या होता है कि आईटीआई की कट ऑफ कब जाती है, जब नॉर्थ में वैकेंसी नहीं होती, ठीक है, नॉर्थ में वैकेंसी नहीं, साउथ में वैकेंसी दबा के हो जाए तो नॉर्थ वाले बच्चे जनरली सीजीएल देते हैं, इस वजह से वो साउथ प्रेफर नहीं करते, तो कुछ बच्चे 4600 ग्रेड पे और आईटीआई पोस्ट के चक्कर में साउथ जाते हैं, इस वजह से कट ऑफ कम। बाकी अगर इसकी नॉर्थ में 411 वैकेंसी डाल दी जाए तो शायद एमईए को भी पार कर जाएगी, ये पोस्ट ऐसी है, ठीक है। हालांकि मतलब क्रेज ऐसा है, बाकी पोस्ट तो वही है। अब इसमें प्रमोशन की बात करें तो एंट्री लेवल आप पे लेवल 7 पे होते हैं, 5 से 6 साल में आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफिसर बन जाते हो, 8 से 9 साल में असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये आप मान लेना कि ये 3 पोस्ट, ऐसे मान लो 3 पोस्ट नहीं 2 पोस्ट मान लो, ये दोनों पोस्ट ये आईआरएस वाले ही ले जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जीएसटी में भी, अब देखो 2 चीज बताऊंगा कि आईआरएस जो होते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इसमें जीएसटी भी होता है और इनकम टैक्स भी होता है। तो ये लोग जब आ जाते हैं तो लेटरल एंट्री सेम चीज उसमें है, एमईए में एएसओ की। इसमें क्या होता है कि आईआरएस आ जाते हैं, आईएफएस जो होते हैं वो आ जाते हैं। अब जब इनकी एंट्री हो जाती है तो इसके बाद इनका प्रमोशन शुरू हो जाता है, यूपीएससी वाला। तो यूपीएससी वालों की वजह से पोस्ट कम हो जाती है। और सीएसएस में ये चीज बेटर है कि सीएसएस में अभी आने लगे, सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम से लोग ज्यादा आने लगे। अदरवाइज क्या होता था कि कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जिससे मिनिस्ट्री में ही रहना है, ठीक है। तो इस वजह से प्रमोशन सीएसएस में बेटर था और इन दोनों इसमें थोड़ा स्लो था। हालांकि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का प्रमोशन सीजीएसटी से बेटर है, प्रोवाइडेड आप ये देखना कि नॉर्थ में वैकेंसी कितनी है और आपका काम क्या होता है, इनकम टैक्स वही या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, सोशल रेपुटेशन वगैरह की बात होती है, क्योंकि अपने इंडिया में आधी से ज्यादा चीजें रेपुटेशन पे काम करती है ना कि रियलिटी पे। भले ही लड़का कुछ भी करता हो, बस पुलिस डिपार्टमेंट में है तो लड़का पुलिस है, इंस्पेक्टर है, ठीक है। आपको पता होगा कि गांव में वर्दी पहन के चला जाए, चाहे वो सिपाही हो, तो उसकी इज्जत मजिस्ट्रेट अगर वर्दी में ना, मतलब मजिस्ट्रेट की तो कोई वर्दी होती, मजिस्ट्रेट से ज्यादा इज्जत गांव में लोग देते हैं कांस्टेबल को, कि साहब साहब कहेंगे, मजिस्ट्रेट को नहीं पता तो मजिस्ट्रेट को कुछ नहीं समझ। हालांकि जब मजिस्ट्रेट का पता चलता है कि ये मजिस्ट्रेट है तो उसकी इज्जत, तो अलग अलग चीजों की इज्जत अलग अलग तरीके से होती हो सकता है दिल्ली में इतने कांस्टेबल इतने चीजें देख रहे हो कि अब इज्जत उतनी ज्यादा नहीं, मतलब उतना सोशल रिस्पेक्ट नहीं है। और बाकी एक चीज बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट बनना अपने आप में किसी भी पोस्ट के लिए बहुत बड़ी चीज है और रिस्पेक्टेड चीज है, ठीक है, रिस्पेक्टफुल चीज है। तो ऐसे कभी ना सोचे कि ये पोस्ट खराब हो। इवन मैं पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट जो कि सबसे पे लेवल 4 की पोस्ट होती है, उसको भी मैं कभी कम नहीं समझता, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर आपको वो भी पोस्ट मिल रही है तो ऐसे आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि वो आईटीआई है वो तो भगवान, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आपके 4 नंबर कम थे तो आपको ये मिला, किसी के 4 नंबर ज्यादा थे तो वो मिल गया, ठीक है। तो ये आपका जो प्रमोशन होता है, ये मान लेना कि यहाँ तक आप आते हो, ठीक है। हालांकि ये ज्वाइंट कमिश्नर भी मैंने बहुत कम को सुना है, बट डिप्टी कमिश्नर तक फॉर श्योर आप बन ही जाओगे, ठीक है, अगर आप ठीक ठाक एज पे ज्वाइन करते हो। तो इसमें आपको पता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर 5 से 6 साल में आईटीओ, फिर 8 से 9 साल में असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर। ये आपका काम वही इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह का, केस वगैरह जो भी होते हैं उसको डील करना। तो कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, पे लेवल 7 के बाद मैं पे लेवल 6 भी लाऊंगा, 5 भी लाऊंगा, 4 भी लाऊंगा। एक चीज मैं बताता हूँ कि अब अपना हमेशा से ये देखो कि आपकी चॉइसेस क्या है, आपकी क्या लोकेशन चॉइस है, क्या फैमिली से दूर आप रह पाओगे, ठीक है, फैमिली से दूर, क्या मनी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बताऊंगा कि कभी भी ऐसा ना सोचना कि मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा जरूरी है। पैसा कितने हद तक जरूरी है ये चीज शुरू में हो सकता है आप जब तक बेरोजगार हो, जब तक आपको 10,000 रुपए पर महीने मिल रहे हैं, 15,000 रुपए पर महीने घर से मिल रहे हैं, तब आपको लगे 80,000 बहुत ज्यादा है। बट एक बार आपकी बेसिक नीड पूरी हो गई, आपके पास घर हो गया, छोटी सी गाड़ी हो गई, शादी हो गई, उसके बाद में एक लिमिट के बाद फिर पैसा नहीं, फिर फैमिली इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप हमेशा ये चीज है कि आपकी चॉइसेस क्या है। आप मेरे कहने से या किसी को के कहने से या फर्जी हाइप चीजें देख के कभी भी कोई पोस्ट ना बने, अदरवाइज आपको फिर से अगली बार सीजल देना पड़ सकता है। लोकेशन, क्या उस लोकेशन पे अगर आपने 4600 ग्रेड पे ले ली और ऐसी लोकेशन पे आप नॉर्थ के हैं, आपको साउथ में भेज दिया गया, साउथ के हैं आपको नॉर्थ में आना पड़ा, क्या आप ले पाओगे, क्या आप चूज कर पाओगे, क्या आप इस लोकेशन पे एडजस्ट कर पाओगे, अडॉप्ट कर पाओगे, अडेप्ट कर पाओगे।
कई बार मैं देखता हूँ कि झारखंड के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, एएसओ ले लेते हैं, फिर अगली बार वो जीएसटी के लिए जाते हैं। कुछ लोग हैं कि जीएसटी नॉर्थ साउथ चले गए, या फिर जीएसटी ले लिया, अगली बार वो एएसओ आते हैं। तो वो डिफरेंट, सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं। कुछ लोग 4600 से 2400 आना चाहते हैं बस लोकेशन के लिए, तो आपकी चॉइस है। आप अपने पेरेंट्स से जरूर कंसल्ट करें कि क्या चीज जरूरी है, आपके पेरेंट्स की हेल्थ कैसी है, आप शादीशुदा हैं, आपकी बीवी की या आपकी जो फियांसे है, बेटर हाफ है, आपके पति जो है वो किस पोस्ट पे कहाँ पे पोस्टेड है, तो वो सारी चीजें देखते हुए अपने हिसाब से चूज करें, ना कि कभी ऐसे कि वो पोस्ट मुझे बहुत पसंद है। सारी चीजों को देख के, क्योंकि आप कभी भी पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम ये ना सोचें कि 4600 ग्रेड पे है तो मैं भर देता हूँ। हालांकि पैसा इंपॉर्टेंट है, बट सारी चीजों को सोच के, किसी के कहने से नहीं कि अरे कोई बात नहीं मैं तो ट्रेवल कर लूंगा महीने में, नहीं हो पाता। महीने में 2 बार से ज्यादा अगर आपको ट्रेवल करना पड़ा, कई बार आपको बहुत बोरिंग लगेगा कि दो, आपका घर 800 किलोमीटर है, आपको महीने, और जिनका दिल्ली में घर है वो तो रोज अपना घर से अप डाउन कर रहे हैं, ठीक है, या हरियाणा से है। और मेरे जैसे कुछ लोग हैं कि वो महीने में नहीं भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने में चले गए, घर वालों को बुला लिए। तो आपके पेरेंट्स आपके साथ रहेंगे। अब मान लो मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं जो दिल्ली नहीं स्विच होना चाहते, एग्जाम्पल के लिए, तो मुझे तो एक टाइम बाद, मैं सिंगल अगर सन हूं तो कुछ टाइम बाद तो अपने पेरेंट्स को रखना पड़ेगा, तो मुझे ऐसी पोस्ट नहीं लेनी चाहिए जिस पे अगर मुझे पूरी लाइफ टाइम यहाँ रहना पड़े तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ना रह पाए। बच्चों की स्कूलिंग कैसी होगी, बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए, उस सारी चीजों को देख के कोई पोस्ट भरे, और ये मान के भरे कि ये आपकी जिंदगी की लास्ट पोस्ट है। यानी कि चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि आप अगर आगे कोई भी, कुछ पता नहीं है कि कल आपसे एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, कुछ किसी को नहीं पता, कभी भी पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम ये सब सोच के ही भरें। और उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप ये सोच के बने कि आपके पास जो भी पोस्ट है उस पे अगर आपने लेके और छोड़ दिया, मान लो 4600 अभी लेके आप अगले साल 2400 ले रहे हो, तो ये एक पोस्ट बेकार हो जा रही है, ठीक है। किसी एक बच्चे को इस साल जॉब मिल सकती है जो आपकी वजह से नहीं मिली, तो इसी वजह से समझदारी से बने, किसी के बहकावे में ना आए। मुझे क्या लगता है, मैंने अपनी ओपिनियन रख दी है। मैंने जहां तक कोशिश करी है कि बायसनेस ना हो, बाकी थोड़ा सा ह्यूमन नेचर हो सकता है कि किसी पोस्ट पे आपको लगा हो बायस्ड हूं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं बायसनेस बिल्कुल भी 0.0000% भी ना रहने दूं। बाकी अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किसी भी पोस्ट का स्पेसिफिक चीजें अगर आपको चाहिए तो मैं डिफरेंट लोगों को बुला के चैनल पे इंटरव्यू कर दूंगा कि ये मतलब उनसे ही वीडियो रिकॉर्ड करवा के आपको मंगवा लूंगा, आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई कि आपकी डाउट का रिप्लाई कर पाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल, वंदे मातरम एंड जय हिंद।